Hello everyone, I hope you all are fine. In today's video, we will be discussing paper 1 May June 2024 Physics 5040. So alright friends, let's begin. The paper is of 1 hour 2024 variant number 12. So let's begin. So here's our first question. तो start करते हैं. What is measured using a micrometer? Area cannot be measured because area की जो range है उससे ज़्यादा होती है. Current is measured in ampere by using multimeter or galvanometer. Mass is measured by top pen balance. So our correct answer is C. Alright, we did it by elimination method. Question number 2 here. Two people pull on ropes to move a boat along a canal. Alright, ये कैनाल है और ये कैनाल है. यहाँ से बंदा जो है वो एक यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं. दिस इज बोर्ड. Alright, so let's highlight the main keyword. The boat moves at constant velocity. ठीक है. The vector diagram shows tension. Tension force की बात हो रही है. In the ropes shown, which vector is drag acting on the board? ठीक है. We have to talk about drag. So ये यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है. अच्छा, अब एक चीज याद करें कि हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल के बारे में. तो इस ये जो फोर्स दोनों लग रही हैं, इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा? यहाँ पर. अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ से होगा. ठीक है. अब ये जो फोर्स, अब हम इसको देखते हैं. ये दो लाइन है, एक ये लाइन है, इसकी ये फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ लग रही है. तो ये हमने बना ली. अब इसके हेड को इसके टेल से ज्वाइन कर देंगे. इसका हेड इसका टेल से ज्वाइन हो गया और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. सही है, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट. तो ये हमने एक अपने लिए आसानी से डायग्राम बना ली. अब वो कह रहे हैं कि वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि बोर्ड पे जो कौन सी वेलोसिटी से फोर्स जो एक्ट हो रही है वो कौन सी. हमसे पूछे ना ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स कौन सी है? तो अब ये जो फोर्स है जो वेलोसिटी की वजह से एक्ट हो रही है, तो ड्रैग फोर्स जो होगी वो उसकी इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. सो हियर इज न्यूटन थर्ड लॉ इन्वॉल्व एज वेल. तो उसमें आपके पास 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसमें वेक्टर्स और डायनामिक्स भी इन्वॉल्व है. ठीक है. तो राइट आंसर विल बी ए. पहले क्वेश्चन ऐसे पढ़िए, उसके बाद पे की. ठीक है. आपको लग रहा होगा आंसर बी है, विच इज इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ए. इट वाज अ नाइस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द ग्राफ shows the speed of car traveling at a straight line changes with time, right? Which section show the largest acceleration? ठीक है. तो अब जैसे हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है इज बेसिकली एक्सेलरेशन. ठीक है. तो अब डी में तो डिसेलरेशन होनी है सीधी सीधी. यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है और अब भी बचा बी और ए. तो जैसी बात है, जो ज़्यादा लाइन स्टीपर होगी उसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा. इधर लाइन इनसे इसका ग्रेडियंट ज़्यादा होगा. तो आंसर विल बी ए. राइट. Question number 4 here. A man walks along a path from X to Y. The diagram shows the path from above. X से Y. अच्छा, एक चीज़ मैं हमें बताना चाहूँगा कि ये होता है डिस्टेंस. ठीक है. जो आपको कह रहे हैं कर्व आ रहा है या अनइवन आ रहा है, तो दिस इज द डिस्टेंस. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बिल्कुल सही लाइन. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है? क्वेश्चन पढ़े बगैर ही पहले लाइन पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि ये बात कर रहे हैं ना, ये जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डिस्टेंस की. ठीक है. द मैन मेजर द डिस्टेंस. देखा, ही वॉक्स एंड द टाइम टेकिंग. टाइम की बात हो रही है. विच क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस डेटा ओनली? राइट. तो सीधा सीधा स्पीड का फॉर्मूला लग रहा है. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन चेंज इन स्पीड होती है, ऐसी बात नहीं है. यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. पावर होती है बर्डन अपॉन टाइम. स्पीड होती है एवरेज स्पीड कह रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. राइट. द करेक्ट आंसर वाज बी. क्वेश्चन नंबर 5, pretty easy. Which property of an object determine its resistance to change from state or rest of motion? Inertia की बात आ रही है यहाँ पे. inertia कॉन्सेप्ट यूज होगा.
क्योंकि रेस्ट और मोशन की बात कर रहा है और चेंज फ्रॉम स्टेट की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया का कोई इफेक्ट नहीं होता, सीधा सीधा हमने आंसर पता है इसका ए। That shows a moon buggy used by astronauts. ठीक है, ये बगी है यहाँ पर एस्ट्रोनॉट है। The mass of the moon on Earth is 210 kg. Mass is unchangeable. Remember this thing. The gravitational field strength, मतलब ग्रेविटी की बात हो रही है, on the moon is 1/6 of that on Earth. मतलब अर्थ पर जो है, ठीक है, जो अर्थ पर है मून की उसकी 6 टाइम डिवाइड करने से उसकी जो है वो मून की आ जाएगी। ठीक है, ये अर्थ की है तो ये जो है मून की है। ठीक है, तो पहले क्या करें, सीधा सीधा अर्थ का वेट निकाल लेते हैं। For the formula for weight equals to mg, we know that 210 मास गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि उन्होंने क्वेश्चन में भी कहा था कि 9.8 लेनी है, तो इसका आंसर हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 2058 इज आवर आंसर। दिस इज द वेट इन न्यूटन, राइट। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 6 से ताकि हमारे पास जो है वेट वो आ जाए मून का। डिवाइड बाय 6, आंसर इज 343 न्यूटन्स। तो SF में तो ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आइए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट देम इन कमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, द कार a car travels along a road. The force on the car with the engine is 800 Newton. Engine जो force लगाएगा वो forward लगाएगा. You have to analyze that. The motion of the car depends on the value of the total resistive force R. ठीक है, R जो है backward force लग रही है, समझ में आई है। Which law shows the motion of car for the given value of R. Basically ये R की value बतानी है और उससे हमें पता लग गया कि acceleration होगी या deceleration होती है। तो अच्छा आर अगर यहाँ पर ये वो 800 है और यहाँ पर भी 800 हो जाए तो एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगी ना। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो का ऑप्शन ही नहीं है, तो 800 देने से एक्सेलरेशन नहीं होगी भाई, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, एक्सेलरेशन होगी ही नहीं। अच्छा अब वेरी फोर्स अगर 500 हो, ठीक है, तो गाड़ी आगे जाएगी ना, आगे जाने से डिसेलरेशन थोड़ी होगी। 800 माइनस 500 कितना बचा, 300 ना, तो 300 में प्लस 300 बचा ना, तो गाड़ी आगे जाएगी, इट विल नॉट गो बैकवर्ड, राइट। तो ये भी हमारा तो गलत हो गया 500 वाला ऑप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट 900। 900 की अगर फोर्स लगती है यहाँ पर और यहाँ इधर जाती है तो डेफिनेटली 800 माइनस 900 दैट्स 100। तो यहाँ आ जाएगी -100 ना, तो यहाँ आ जाएगी बैकवर्ड, और बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है कि डिसेलरेशन हुई। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज सी। लेट्स लुक एट डी। एंड अगर 1000 फोर्स लग रही है और यहाँ पे 800 तो एक्सेलरेशन होगी ही नहीं, डिसेलरेशन होगी। सो सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 here. All of the gravitational forces that act between objects in the solar system are listed. अच्छा पहली फोर्स है पी, द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ। ठीक है, द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। अच्छा द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून, मून ड्यू टू सन। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो है वो इक्वल फोर्सेज होती हैं और जो होती हैं वो ऑपोजिट, सॉरी मैं थोड़ा गंदा कर दिया, इक्वल होती हैं और ऑपोजिट होती हैं। ठीक है, तो सो वो यहाँ हमसे बात कर रहा है मून ऑन अर्थ की और यहाँ पर हमसे बात कर रहा है अर्थ और मून की। ठीक है, तो हमारे पास जो सेट आंसर होंगे वो दैट विल बी पी एंड आर, राइट। अच्छा अब क्यों नहीं होता, क्योंकि क्यू में अर्थ और सन की बात हो रही है और एस में मून और सन की बात हो रही है, तो दोनों की डिफरेंस हैं, सही है, दोनों में डिफरेंस है पी और आर। हमें देखिए अर्थ और मून, मून और अर्थ दैट इज सेम थिंग गाइस। ऑलराइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स इज मूव्ड अप टू अ रफ फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, वो एक्स टू वाई है, ये बात अपन लेस करनी आनी चाहिए। The diagram shows four forces acting in the box. Mixed force is formed due to friction. Alright, I ask question. अच्छा ये केस जो है वो स्लाइडिंग का केस है एक्चुअली। स्लाइडिंग का केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है, जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होती है उसके ऑपोजिट लगती है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और रोलिंग के केस में फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्शन के साथ ही लगती है। स्लाइडिंग का केस है तो जो है वो ऑपोजिट लगेगी फ्रिक्शन की फोर्स। अब वो एक्स टू वाई जा रहा है तो ऑपोजिट क्या ऑप्शन होगा, वाई टू जेड।
फ्रिक्शन के लिए सी इज द राइट आंसर, इजी। अच्छा ये आसान क्वेश्चन है ये भी। The graph shows how the extension of four different threads depend on the load attached. Which thread is most difficult to stretch over the range of the load shown? ये लिमिटेड पर्सनैलिटी है, ये ए बिल्कुल सीधा है, ये आराम से हो जाएगा, ये तीन हो जाएंगे। अच्छा जो मसला आएगा वो डी में आएगा, क्योंकि लोड सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। लोड का मतलब है फोर्स, तो सबसे ज़्यादा टाइम एक्सटेंड होगा, तो इसको ज़रा बैंक करने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो मतलब ज़्यादा काम या वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11। A satellite orbits a planet in a circular path as shown. It has a constant speed. There is a force on satellite on the planet. In which direction is the force on satellite when it is the position shown? सेंटीमीटर फोर्स का कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आई है। अच्छा यहाँ पे सेंटर ऑफ ये जो है ना सेंटीमीटर फोर्स लगती है। अब सैटेलाइट ये रही, सैटेलाइट इस तरफ अट्रैक्ट होगी ना, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी। सैटेलाइट यहाँ पर होती तो ऑप्शन सी होता। सैटेलाइट यहाँ पर है तो टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगी, दैट्स व्हाई द आंसर बी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Seems a bit tricky, but it is actually easy. Trust me, I'm saying this. A crane had 1500 Newton counterweight position, height dg 2.7 from the lower tower along the horizontal line, right? The gravity of P of the crane is marked. ठीक है, ये P है, ये सेंटर है। अच्छा मार्क कर लेते हैं पहले इसको, आपको भी क्वेश्चन रिवर में पेंसिल से मार्क कर लेना चाहिए, आपको आसानी होगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास P। अब वो पूछ क्या रहे क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन जो है मूवमेंट का है। ठीक है, एफ बी, what is the horizontal distance between 2300 Newton and P so that there is no movement। अब मोमेंट नहीं हो भाई, बैलेंस हो जाए। ठीक है ना, बैलेंस हो जाए, वो हमसे ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं, ड्रॉ करिए। मैंने ये बात बताई थी कि ये जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखें ये जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज क्लॉकवाइज, राइट? और ये जो 1500 न्यूटन की लग रही है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। विद और अंडरस्टैंड दैट। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो अपने हाथ में पेन या पेंसिल जो भी है उसको राइट हैंड से प्रेस करें क्लॉकवाइज तरफ, क्लॉकवाइज की तरफ, तो वो नीचे जाएगी। दैट फोर्स इज क्लॉकवाइज। अगर वो दूसरी तरफ पुश करे तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पेन की मिसाल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोर्शन बना लेते हैं आसानी के लिए। ये हमारी जो होगी, ये हमारी जो होगी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज होगी, दैट विल बी क्लॉकवाइज। सो वी नो द फॉर्मूला फॉर मूवमेंट, फोर्स पर मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस 1, बट डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर, राइट? ये देखिए आप 90 डिग्री के एंगल बन रहे हो, ये क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला हमें वैसे भी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो इट द सेम थिंग वी विल डू F2D2 फोर्स 1 यहाँ पे 5800, ये देखें क्लॉकवाइज की तरफ लग रही है 5800, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 2.3, राइट? फोर्स इज 2300 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज x, which means we do not know। या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं D2। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाते हैं। So let me use calculator here, 500 multiplied by 2.6. The answer is 13340 equals to 2300 D2 divided by 2300. The correct answer will be 5.8. You guys can also check it on your calculator separately. So it's 5.8. See that answer. Got it? Okay, so let's move to question number 13. A car of mass 750 kg travels 400 meter at 25 meter per second. It then accelerates to 35 meter per second until after travels a further of this much distance, which is 400 meter of distance. What is the change in momentum? A keyword. We do deceleration, right?
अच्छा यहाँ पे ना कुछ हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्चुअली ना, ये देख रहे हैं आप, डिसीजन की कोई तुक नहीं बनती देने की, मैं उन्होंने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कंफ्यूज, ये डिसीजन दिया हुआ है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सीधा सीधा हमें क्योंकि फॉर्मूला याद है, और तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे भाई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मास आ गया, फाइनल वेलोसिटी मास इनिशियल वेलोसिटी, okay with the mass 750, final velocity is 35 minus initial is 25, 10 बचेगा, if you calculate this the correct answer would be, सही है, यहाँ से यहाँ से ठीक है। तो और इसका जो न्यूटन सेकंड यूनिट होता है, चार आपको आप उसको केजी, फिर क्वेश्चन में देखें ये लिखा हुआ है ना केजी मीटर पर सेकंड, तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों में यूनिट होते हैं, दोनों याद होनी चाहिए, सही है। नंबर 14 विच इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, इसको ज़रा गौर से पढ़ते हैं। A ball is dropped from the rest at the top of the building, ठीक है। The air resistance is negligible. The velocity of the ball is 14 meter per second. Velocity given when it hit the ground. What is the height of the building? ओके, सिर्फ वेलोसिटी दी हुई है और कुछ भी नहीं बताया उन्होंने हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वी विल डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन करेक्ट, राइट। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट से ड्रॉप हुई है, इसको ज़रा एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखें, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग रेडिएशन एनर्जी थी, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 40 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ऊपर से नीचे की होगी ना, समझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात भी हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। सो लेट मी इक्वेट दीज टू एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू GPE विच मीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/2 mv², राइट, और mgh वी ऑल नो दैट। अच्छा, मास को पहले आप दोनों कैंसिल कर दें, 1/2 वेलोसिटी की वैल्यू देंगे, सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, यही वैल्यू डाल देंगे, 14 स्क्वायर, ग्रेविटी 9.8 आ गई, मल्टीप्लाई बाय हाइट निकालनी है, एक यूज कैलकुलेटर, ठीक है। इसका फर्दर सॉल्यूशन जो है वो कर आके हमारे पास जब ये जाके डिवाइड होगा तो वी विल बी एंड अप गेटिंग 10, तो वो 10 मीटर जो है वो हाइट थी बिल्डिंग की। तो ज़रा अच्छा क्वेश्चन था, ज़रा उसको आप दोबारा चेक करिएगा, वॉज अ नाइस क्वेश्चन। Which energy source is available constantly over 24-hour period, ठीक है। नेचुरल गैस कैन बी एन आंसर, सोलर सेल तो वही ख़त्म हो सकते हैं 5, 6, 3, 4 घंटे में ख़त्म हो सकते हैं, हो गारंटी नहीं। टाइडल 24 आवर पीरियड के लिए नहीं होती, विंड जो है वो ज़रूरी थोड़ी है कि 24 आवर पीरियड के लिए चले, कभी विंड रुक भी तो जाती है। जो कॉन्स्टेंटली कहा है ना, कॉन्स्टेंटली जो अवेलेबल होगी दैट विल बी ना नेचुरल गैस ना, सो इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, 15-watt lamp, 10 for 30 minutes. It wastes 7,000 joules of energy. What is the efficiency of the lamp? Formula क्या है? Short form देखना, efficiency. Useful energy input total output energy, right? Multiply by 100. Full formula ये है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसकी एनर्जी, पावर इक्वल्स टू वर्डन अपॉन टाइम, राइट। पावर 15, टाइम को मल्टीप्लाई, अच्छा टाइम हमें हमेशा सेकंड में रखना होता है, हमेशा हमेशा हमेशा। सो व्हाट वी गोना डू दिस, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, 1800 सेकेंड हमारा आंसर आ चुका है। और हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। सो व्हाट इज द वर्क डन हियर इज 27,000। सो टोटल जो हमारे पास आया है वो आया है 24,000। अच्छा, अब यूँ ही वेस्ट हुई है ना, ये यूज़फुल थोड़ी है, हमें तो यूज़फुल चाहिए। सो
27,000 में से 7,000 माइनस करे, सीधा आंसर आई है 2,000। 2,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 27,000 से, सो आवर आंसर विल बी, सॉरी, ये हमारे पास 20,000 बचेगा ना, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.74। अच्छा, अब 100 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में हमारा डेसिमल में दिया होगा, तो अगर आपको दिया हुआ परसेंटेज में तो यू कैन डेफिनेटली डिवाइड इट बाय, सॉरी मल्टीप्लाई इट बाय 100। सो आंसर आई है वो डिवाइड करके 0.74, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच क्वांटिटी इज नॉट मेजर्ड इन जूल्स, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जूल में मेजर होती हैं कि ये लेटेंट हीट भी एनर्जी है, वर्क इस, जैसे मैंने आपको पहले बताया मैडन की बात हो रही है, जो कि एनर्जी, और एनर्जी जो है वो जूल से मेजर होती है, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, पावर। इजी। डिस्क्रिप्शन ऑफ लिक्विड इज, आसान क्वेश्चन है। लिक्विड की जो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, सीधी बात है भाई, फिक्स शेप तो होता ही नहीं है, ये भी गलत हुआ है, ठीक है। अब सी और डी बचा, तो लिक्विड के बाद वेरिएबल शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, ये बात हमने नोट्स में याद की हुई है, ठीक है। अगर सही से याद होगी ना तो हम इसको सही से कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर अटक जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा, अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स हैज अ dividing wall in its middle. It contains two different gases, one in each half as shown. Brown gas यहाँ पे है, colored gas यहाँ पे है, ये जो है वो dividing wall लगी हुई है। The dividing wall is removed, the box is left for a long time, the gas do not react, ठीक है। What is seen in the box? अच्छा, ये जो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि भाई डिफ्यूजन का आपने पढ़ा ही होगा, तो डिफ्यूजन का ज़रा सा इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा है कि गैस जो रिएक्ट नहीं होंगी, मगर यहाँ पर से मिक्स तो होंगी ना, रिएक्ट भले ना, ब्राउन गैस इधर आएगी, ये इधर आएगी, तो दे बोथ कैन बी मिक्स, राइट। सो व्हाट आर द ऑप्शंस? ब्राउन गैस ऑन द राइट हैंड साइड एंड कलर लेफ्ट ऑन द लेफ्ट। ब्राउन इधर आ जाएगी, कलर इधर आ जाएगी, ये सेंसिबल आंसर नहीं लग रहा, वो थोड़ी आएगी। कलर गैस ऑन द राइट, ये वही बात बस उल्टा करके लिखा हुआ है। बी आर लेफ्ट बी एंड सी, पेल ब्राउन गैस थ्रू आउट, ठीक है। ब्राउन का जो कलर हो जाए वो पेल टाइप का हो सकता है, ठीक है, ये सेंसिबल आंसर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवरल डिस्टिंक्ट क्लाउड्स ऑफ कलर गैस एंड ब्राउन गैस थ्रू आउट, नहीं, ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है भाई, बी द राइट आंसर। अ bottle containing a cold liquid is placed on a table on a warm day था, drops of water form on the outside of the bottle. Which process causes the drops to fan? बॉटल है, सूरज, काफ़ी खतरनाक सूरज बनाया है, हाय। सो सिंगुलर ये रहा, ये पानी भरा हुआ है। अब देखें इसमें ज़्यादा लोग क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन कंडक्शन। कंडक्शन नहीं हो रही, इसमें बताता हूँ क्या हो रहा है। देखें, जो बाहर का मॉइस्चर होता है ना, क्योंकि वार्म डे, तो जो बाहर का मॉइस्चर होगा ना वो इस पे आके चिपक जाएगा और वो शक्ल इख्तियार कर लेगा वाटर वेपर्स की। इसका अंदर का पानी तो बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि ये ठंडा है, तो मगर अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा। उन्होंने कहा है वार्म डे, तो जो बाहर का मॉइस्चर है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड वेपर की फॉर्म में, और तो बाहर का जो मॉइस्चर होगा वो गैस में होगा डेफिनेटली। तो गैस से जो लिक्विड का जो प्रोसेस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? कंडेंसेशन, ठीक है। कन्वेक्शन एवेपोरेशन तो लिक्विड वगैरह में होती है, जैसे कि एसी की कूलिंग होती है, और इस तरह की चीज़ों में होती है। एवेपोरेशन का तो कितनी नहीं बनती, दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो उसका आंसर है ए। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड? द डिफरेंस बिटवीन द बॉयल, नहीं, इट इज़ नॉट द डिफरेंस। देन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड व्हेन इट हीटेड, नहीं। अच्छा, डेफिनेशन याद होगी तो हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन आपको उसकी इतना से कहने की रटनी है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ 1 kg ऑफ अ लिक्विड, नहीं। सो सॉरी, so the correct answer is C. The energy required to heat 1 kg of the liquid through 1 centigrade. That is the definition of specific heat capacity.
Which statement about infrared radiation is correct? ठीक है. In a vacuum, infrared radiation travel at the speed of light. Yes, yes. But let's take the other option. Infrared radiation is a longitudinal wave. No, it is a transverse wave. ठीक है ना? Like क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी, वाट सरफेस आर बेटर. नहीं भाई, ब्लैक सरफेसेस जो हैं वो बेटर इमिटर और ऑब्जॉर्बर होते हैं. क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सी, इंफ्रारेड रेडिएशन हैज अ हाई फ्रिक्वेंसी देन अल्ट्रावायलेट. चेक कर लेते हैं. तो देखें, इसमें एक चीज होती है जिसका नाम होता है रग्बी. इसको आपको याद करना है, रग्बी मैच. ये ऑप्शन नंबर सी पहले बता रहा हूँ आपको. रग्बी मैच इज वेरी unlike xylophone game. अब इसको अगर सिर्फ इनके शुरू के लेटर हम लिखें अगर, तो क्या बनेगा? RMIV. रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक xylophone गेम. अपवर्ड फॉर्म क्या बनी? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रावायलेट, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा. देखा कितनी अच्छी है समझने की ये ट्रिक है, आप समझ लें. सो अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा. नीचे से ऊपर हमने अगर एरो बनाया तो यहाँ पर हमारे पास लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है. इसी तरह अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट वेवलेंथ होती है और यहाँ पर हमारे पास लोवेस्ट वेवलेंथ होती है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ वेवलेंथ की, WL, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का F लिख रहा हूँ. तो अगर हम देखा जाए तो इंफ्रारेड रेडिएशन की हायर फ्रिक्वेंसी तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एरो यूं जा रहा है अपर. इंफ्रारेड की लो फ्रिक्वेंसी है, यूवी की ज़्यादा है. ठीक है, ये चीज़, ये पॉइंटर गलत लिखा हुआ है. अगर आपको ये चीज़ याद होगी, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एलिफेंट गेम. ठीक है, इसको अपने पास लिख लीजिएगा. तो फिर आप ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल कर सकते हैं. एवरी रिजल्ट आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा विच इज़ ए. तो और ये बात सेंस में आ रही है ना, क्योंकि वैक्यूम में जो है सारी जो लाइट्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट, सारी जो वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द स्पीड ऑफ साउंड हियर इज 330 मीटर पर सेकेंड. दिस साउंड इज क्लास्ड एज अल्ट्रासाउंड. साउंड वेवलेंथ और P20.5. तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ. स्पीड ऑफ एयर जो होती है ना, वो साउंड की होती है एयर में. अच्छा, अब एयर से अगर हम जाएँ सॉलिड में, 5000 मीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है ना. अब इसके बीच में जो जितनी भी आती है ना साउंड वेव, वो सारी अल्ट्रासाउंड नहीं है. इस रेंज से जो बाहर जाती हैं दैट इज अल्ट्रासाउंड. तो ह्यूमन हियरिंग रेंज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए. 20 Hz से लेके 20,000 हर्ट्ज, राइट. इससे जो बाहर की चीज़ होगी ना, वो जो होगी अल्ट्रा साउंड होगी. तो अब हम वेवलेंथ भी देखें तो ये सारी वेवलेंथ तकरीबन जो है वो विदिन द रेंज है. तो A, B, C तीनों गलत, नन ऑफ दी अबव. इस रेंज से बाहर होती ये वैल्यू तो हम डेफिनेटली उनको कंसिडर करते हैं. ठीक है, ये सारी रेंज है. क्वेश्चन 24 आसान लाइट का है. विद डायग्राम शोज हाउ द लाइट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द फॉर्म एन इमेज ऑफ नॉर्मल आई. बी गलत. सी पे क्या हो रहा है? बी इसलिए गलत क्योंकि सी लाइन आ रही है. सी पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ मिलनी है. ठीक है, तो इस बंदे को जो होगा वो शॉर्ट साइडेडनेस का मसला होगा. इसकी जो इमेज है ना वो बिफोर रेटिना मिलनी है, रेटिना से आने से पहले ही इसकी मिलनी है. सही है, तो इसको दूर के ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे. इसकी क्या हो रहा है, डी में क्या चीज़ हो रही है, रेटिना के बाद मिलेगी ये. ठीक है, तो इन लोगों को लॉन्ग साइडेडनेस है, इनको कहीं का नजर नहीं आना है. सही है, और क्या पूछा है, नॉर्मल आई रेटिना के ऊपर बिल्कुल रही है. ये दर आंसर क्वेश्चन नंबर 25. अच्छा, जैसे मैं आपको वहाँ पे बताया था ना कि रग्बी मैच इज़ वेरी अनलाइक टेलीफोन गेम, इसी तरह एक और चीज़ जो है आपको याद तो होनी चाहिए, वो है विप गेओ. नीचे से ऊपर जाएंगे. ठीक है, यहाँ पर लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, सॉरी, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी
यहाँ पर होगी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पर होगी लोएस्ट वेवलेंथ, सिमिलरली यहाँ पर होगी हाईएस्ट वेवलेंथ। उसी तरह पर मैं वेवलेंथ का डब्ल्यू एल लिख रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी का एफ लिख रहा हूँ, ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट यहाँ पे लो, इस पे याद कर लें, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने ये बना लिया तो मुझे करेंट नजर आ रहा है ना, मुझे पता लग गया कि ये पूछने वाले आगे। विच लिस्ट ऑफ कलर इज एन ऑर्डर इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ इंक्रीजिंग कहाँ पर हो रही है, ऑप्शन है ब्लू ग्रीन येलो रेड। अच्छा अब देखें रेड तो नहीं होगी क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, ये वेवलेंथ का कॉलम देखें तो ये डिक्रीज हो रही है रेड से, और ना ग्रीन की तुक नहीं बनती, ग्रीन जैसा आएगा वो ब्लू जब उसने ऑप्शन दिया हुआ है, सी तो बिल्कुल ही गलत है। अब आ जाते हैं ए डी में, वो कह रहा है ब्लू ग्रीन येलो रेड, ब्लू ग्रीन येलो रेड। बी में क्या कह रहा है ब्लू ग्रीन रेड येलो, पहले येलो आए फिर रेड आ रहा है, बी भी गलत हो गया, ए भी दे रहा है आंसर। इसको भी याद कर लीजिएगा और वो जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है रंगबी मैच वाला वो भी याद कर लीजिएगा। वी फॉर वर्ल्ड, आई फॉर इंडिगो, ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। I think a modern lens is used as a magnifying glass, which raw given the nature of the image produce an expression that is a linear magnification. मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास में कभी यूज़ करें तो उसमें जो इमेज बनती है वो उसके नीचे बनती है, ठीक है। अब नीचे बनती है तो उस इमेज को हम कैप्चर नहीं कर सकते, और एन इमेज विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड इज नोन एज वर्चुअल इमेज। जो इमेज कैप्चर हो जाए दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। जैसे मोबाइल जो कैमरा होता है उससे जो इमेज आप लेती हैं वो दैट कैन बी कैप्चर ना, दैट कैन बी कैप्चर इजीली, that will be the real image. But here in the case of magnifying glass it always produce virtual image। ए बी समझ हो गए, और उसका फॉर्मूला क्या था ये भी याद होना चाहिए, इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपॉन इमेज नहीं होता। सी आसान था, अब आराम से कर लेंगे। 27 भी आसान लग रहा है, यूज याद होना चाहिए अल्ट्रासाउंड के। नॉट आई यूज, अच्छा नॉट आई यूज अल्ट्रासाउंड, ये यूज़ है, ये यूज़ है, सन है, ये भी यूज़ है। स्टीराइजिंग वाटर जो है ना भैया, ये जो है ना गामा का या फिर यू रेडिएशन का यूज़ है, ये अल्ट्रासाउंड का यूज़ नहीं है, तो ऑप्शन नॉट 20 के अंदर डी हो गया। विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस विच इज नोन एज वोल्टेज, या फिर आप कह लें EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर EMF या फिर वोल्टेज, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज यहाँ लिखा हुआ है सी, तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑलराइट, so let's move to question number 29. The diagram show 5 electrical circuits, ठीक है, all of the resistors are identical, सेम रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस जो है वो सेम होगी इनकी। पहला जो है आप जैसे आइडेंटिफाई खुद भी कर सकते हैं, ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल हमारा, ये भी। अच्छा अब इसमें क्या होशियारी है कि ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि इसमें करंट यहाँ से आ रहा है और यही करंट यहाँ से यूँ वापस जा रहा है, ये हमारा है सीरीज में, ठीक है। ज़रा और से देखना था सेकंड नंबर 4 को। सेकंड नंबर 5 में भी होशियारी की हुई है, ये जो है वो पैरेलल में, यहाँ से यूँ करंट आ रहा है, यहाँ से यूँ जाएगा, और फिर ये करंट जो है फिर यहाँ से ज्वाइन हो जाएगा डेफिनेटली, तो ये भी पैरेलल में है, ठीक है। सिर्फ 4 के अलावा 1 2 3 और 5 जो है वो पैरेलल में। अच्छा एक टेक्निक इसकी मैं और बताता हूँ, जितने भी रेजिस्टर है ना इन सब पे कोई भी रैंडम वैल्यू रेजिस्टर की लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूँ 2 ohms, 2 ohms, सब पे मैंने 2 2 2 लेना, और मैंने पहले के लिए जो फॉर्मूला है वो है रेजिस्टेंस 1 10⁻⁻1 प्लस रेजिस्टेंस 2 10⁻⁻1 10⁻⁻1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके मैं आपको दिखा हुआ देता हूँ, 1 मिनट। 10⁻⁻1 10⁻1 ब्रैकेट आ गया 10⁻1, सो यहाँ पे मैं अगर इसको चेक करता हूँ
मेरे पास आंसर आएगा 1 ounce। इन सब में जो है वो 1 ounce आएगा। 1 ounce सबकी रेजिस्टेंस सेम होगी, और उन्होंने ये बात मेंशन भी कर दी कि आइडेंटिकल होंगी। तो मेथड 1 था ये कि आप आइडेंटिफाई कर लें सर्किट्स को। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप जो है वो रेजिस्टेंस की कोई भी रैंडम वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस जो है ना वो कम ही होती है, पहले में रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है जब फिर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, ए आंसर। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Which electrical appliance uses the heating effect of electricity? मतलब किस अप्लायंस में कोई हीटिंग एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है? सेल फोन, मोबाइल फ़ोन में होती तो है मगर वो बैटरी की वजह से होती है, और मोबाइल फ़ोन स्पेशली जो है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो डिज़ाइन नहीं किया गया। फ़ैन में भी नहीं होती, लैंड होना है, लैंड में भी नहीं होती। हेयर ड्रायर जो है वो बहुत गंदी ड्राइंग बनाई है, मगर आप समझ जाएँ तो इससे जो एयर निकलती है वो जो है गर्म हवा निकलती है, तो ये स्पेशली जो है इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ चुका है, उससे मैं नहीं पढ़ता है। ठीक है, हाउ मेनी किलोवाट्स hours of energy are used by a 1000 watt heater that to 230 watt supply for 30 minutes? कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आना है। पावर का फॉर्मूला हमें याद है, बर्टन अपॉन टाइम लिखा। ठीक है, पावर क्योंकि किलोवाट आवर में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो पावर को किलोवाट आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो हमारे पास पावर है 1000, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से ही, क्योंकि क्या होता है कि 1 किलोवाट में 1000 वाट्स होते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए भी हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। आंसर आ गया 1। ठीक है, और टाइम यहाँ पर हमें दिया हुआ है मिनट्स में। ठीक है, अब क्योंकि हमें आवर में कन्वर्ट करना है, और डेफिनेटली हम डिवाइड करेंगे इस वक्त 60 से। देखा तो 0.5 आई सही है, 0.5 ही आ रहा है कैलकुलेटर में भी। सो इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 से, पावर हमारे पास आ जाएगी। सो पावर आ रही कितनी रही? 0.5 किलो वॉट पर आवर आएगी। ठीक है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, विच सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हेन वायरिंग एन इलेक्ट्रिकल केटल दैट हैज स्टेनलेस स्टील आउटर केसिंग? अर्थ वायर की बात कर रहा होगा। It must be earth and our fuse in the live wire। देखा, earth wire and fuse in the live wire। फ्यूज हमेशा 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 लाइव वायर में लगता है, वो जो है वो न्यूट्रल वायर में लग ही नहीं सकता, क्योंकि लाइव वायर से करंट जाता है ना, और फिर न्यूट्रल से वापस आता है। इट मस्ट बी अर्थ फ्यूज एंड नहीं, गलत। इट मीन द फ्यूज एंड लाइव वायर बट नॉट नीड टू बी अर्थ। भाई अर्थ अगर कर लिया तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो आउटर केसिंग की प्रोटेक्शन के लिए चाह रहा है, तो उसके लिए अर्थ जरूरी होगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ऐड नहीं लगाई, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हमारे पास हो गया ए। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अप्लाई? दोबारा अप्लाई के बाद पूछ ले, इन प्लग कनेक्टेड टू एन अप्लायंस कंप्लीट द सर्किट इज अप्लायंस बट नहीं, तो कंडक्ट थर्मल एनर्जी सो दैट द अप्लायंस डू नॉट गेट टू हॉट नहीं, टू प्रिवेंट अ पर्सन गेटिंग शॉक। ठीक है, ये सही सकता है। टू प्रोटेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम करेक्ट इट इज टू लार्ज, ये तो यूज ने बता दिया फ्यूज का। आंसर तो अप्लाई का पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर विल बी सी। किसी बंदे को शौक से बचाने के लिए हम अप्लाई यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 रिलेटेड टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यानी मैग्नेटिज्म। द डायग्राम शोज अ वायर कैरी अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके जो है वो हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी होगी सेकंड फिंगर, इसका खुद अप्लाई करिए। नहीं सर मैं तो बता, मुझे कमेंट कर बता दिए। ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। करंट जो है वो फिर जो हमारी पहले कन्वर्ट होती है इससे होता है। ठीक है, और फिर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन पता लग जाएगी। हम जो हमारा है वो शो करेगा फोर्स। मैं फिर भी चेक करता हूँ एक मिनट, ये वही सेकंड फिंगर ये हो गया था मैंने। अच्छा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट नहीं लगता है, क्योंकि
इनटू द पेज या फिर आउट ऑफ द पेज ही होंगे। तो जो मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है इनटू द पेज ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी मार्किंग स्कीम नहीं खुली थी, तो आप चेक कर लीजिएगा मार्किंग स्कीम में कि इसका आंसर 23 है या नहीं। मैंने चेक भी कर लेता हूँ। आज में स्कीम हो गया। ठीक है, इसका आंसर मार्किंग स्कीम में भी सी ही लिखा हुआ है। और आप इसको लेफ्ट हैंड से निकालेंगे तब भी आपके पास सी ही आंसर आएगा। The diagram shows a simple DC motor, क्वेश्चन नंबर 35। पार्ट लेवल क्यू तो सिंपल है। और स्लिप रिंग और अच्छा, अब सीओडी में कंफ्यूजन आ गई। कोई कौन सकता ना, ये मैग्नेट है, क्यू की बात हो रही है। अब क्वेश्चन हम गौर से पढ़ें। डीसी मोटर कह रहे हैं, डीसी मोटर में हमेशा स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल होता है और एसी मोटर में हमेशा स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है। मार्क बाय वर्ड्स, रिमेंबर देम, कि डीसी मोटर में हमेशा स्प्लिट होता है, एसी में हमेशा स्लिप होता है। डीसी की बात करें, आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 36 अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, द डायग्राम शोस अ ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, आयरन कोर यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मसला नहीं। A student writes four statement about how the transformer works। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। An alternating voltage across the primary coil induces an unchanging voltage। अब ये बात याद रखें कि ट्रांसफार्मर में कभी भी अनचेंजिंग वोल्टेज नहीं होता। ए यानी वन जो हमारे पास है वो इनकरेक्ट है। टू भाव आ जाते हैं। टू यहाँ पर ये कह रहा है कि एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, चेंजिंग फील्ड ही होती है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 में कह रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चेंजिंग होगी यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो है, मगर फोर में क्या कह रहा है, अनचेंजिंग वोल्टेज। वोल्टेज, ये बात याद रखें, वोल्टेज हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, ट्रांसफॉर्मर में, ये बात मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज हमेशा चेंजिंग होगा और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा चेंजिंग होगी। क्योंकि एसी है ना भाई, ये एसी में तो होता ही यही है, डीसी में नहीं होता, एसी है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अनचेंजिंग, यहाँ पे भी अनचेंजिंग लिखा हुआ है, तो ए और फोर तो गलत हो गए। तो ऑप्शन क्या बचे हमारे पास, टू और थ्री बचे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दी आयरन कोर। सही है, टू और थ्री द राइट आंसर, विच मीन्स सी। क्वेश्चन नंबर 37। दिस पार्टिकल इज स्मॉलेस्ट मास। अल्फा पार्टिकल जो मान होता है वो होता है बिलियन न्यूक्लियर, 4 होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो 1/2000 होता है, ये आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। न्यूट्रॉन का मास होता है 1, प्रोटॉन का होता है 1। ये दोनों गलत हो गए, स्मॉलेस्ट मास। तो 1 को डिवाइड करें 2000 से, 1 से भी कम वैल्यू आती है, तो इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। अल्फा बाकी अल्फा पार्टिकल तो 4 मास है, सबसे मास है, मगर वो जो है वो स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में मूव करते हैं। विच टू एटम्स आर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। 1 2 3, ठीक। नंबर अच्छा, आइसोटोप्स में क्या होता है कि वी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखना पड़ेगी, कहाँ पे सेम, 14 14। 2 और 4 में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने चाहिए, बिल्कुल डिफरेंट है। 2 और 4 आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 4 टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन आर लिस्टेड। तीनों आयोनाइजिंग, ठीक है। अच्छा, जब आयोनाइज करना हो इलेक्ट्रॉन को, तब जो है वो स्टार्ट होती है एक्स रेस, ये बात याद रखने की है। विथ टाइप्स ऑफ रेडिएशन कैन बी इमिटेड फ्रॉम दिस अनस्टेबल न्यूक्लियर ऑफ अ रेडिएटिव मटेरियल। रेडिएटिव मटेरियल से तीन आ सकती है ना, गामा भी आएगी, अल्फा भी आएगी, बीटा भी आएगी, एक्स रे नहीं आएगी।
वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से नहीं निकलती। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही बन रहा है? अल्फा वाला, बीटा वाला, गामा वाला? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जहाँ पे एक्स है वो ऑप्शन गलत है और तीनों यहाँ से आएंगे। So finally, we are on question number 40, the last question of this paper. What is the nuclear reaction that power the sun? सन की बात हो रही। सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन वाले ऑप्शन तो अनकरेक्ट हो गए। इसका हमने इस्तेमाल किया एलिमिनेशन मेथड। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एमसीक्यू में। फ्यूजन होता है ना, तो फ्यूजन वाला तो इनकरेक्ट भी होगा। अब वो क्या कह रहा है कि फ्यूजन फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के जो होते हैं ना न्यूक्लियस, ड्यूट्रम और ट्यूट्रम, वो जाके बनाते हैं हीलियम। हीलियम कभी भी नहीं बनाता हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं, सही है ना। और ये स्टार वाला जो प्रोसेस होता है उसमें भी ये चीज़ होती है, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टार होती है। और सन में भी ये चीज़ होती है कि फ्यूजन रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन तो हीलियम होता है, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you enjoy this video. If you like, so hit the bell icon, subscribe, and like this video and share with other people as well who want to study physics or they are struggling with O-level physics. So thank you for watching. I will see you in the next video. Allah Hafiz.